सुनते हैं जी, छोरी ब्याह लायक हो गई है, कुछ सोचा या नहीं? अरे भाग्यवान, सोचा क्यों ना है। और अपनी छोरी के लिए ना सोचूंगा तो और किसके लिए सोचूंगा। लेकिन मैं कोई जल्दबाजी करने के पक्ष में ना हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी छोरी के लिए छोरा चाहे थोड़ा लेट मिले, लेकिन रिश्ता अच्छा होना चाहिए। जल्दबाजी में अपनी बेटी की किस्मत नहीं फोड़ने वाला मैं। अरे कितना लेट, कई साल हो गए, आपको तो अपनी छोरी के लिए कोई छोरा जमता ही ना है। मुझे भी पता चले ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा ढूंढ रहे हैं आप। इसकी उम्र की सारी छोरियों का ब्याह हो गया है, कहीं ऐसा ना हो अच्छा दूल्हा ढूंढने के चक्कर में सारी जिंदगी छोरी घर में बिठानी पड़ जाए। अरे मैं कहती हूँ इसको ठिकाने लगाओ तो फिर अपने छोरे का नंबर लगाऊं मैं। सारी उम्र मुझसे ही रोटियां बनवा कर खाओगे क्या? देखो जी, मैंने अब बहू की जरूरत है। अपनी बेटी ने तो अपने राजकुमारी बना रखा है, वो तो कोई काम करने को राजी ना है। आपकी बेटी से मैंने कोई उम्मीद ना है अब। अच्छा, अब अपनी पैदा करी बेटी से तुझे कोई उम्मीद ना है, और वो जो दूसरे घर से आएगी उस पर बड़ा भरोसा है तेरे को। वो तो जैसे आते ही तेरा सारा काम संभाल लेगी। देख भाग्यवान, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका, जमाना बदल गया है। आजकल की बिंदनी चूल्हा चौका करने के लिए ब्याह ना करती। क्या कहा आपने? चूल्हा चौका करने के लिए ब्याह नहीं करते? तो क्या यहाँ शीशे में सजा के रखने के लिए ब्याह के लाऊंगी उसे? देखो, जो छोरी ने खूब सर पर चढ़ा लिया आपने, और मेरी एक ना सुनी। अब इसका पराया घर जाकर जो होगा उसके जिम्मेदार आप हो, लेकिन मेरी बहू और मेरे बीच में बोलने की गलती ना करना। मैं देख लूंगी मुझे मेरी बहू से क्या और कैसे काम करवाना है। काम काम काम, तेरा दिमाग तो बस काम पर अटका रहता है। आंखें खोल कर देख, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और बहू सिर्फ काम करने के लिए ना बनी है। बस इसीलिए अपनी छोरी का रिश्ता करने के खातिर तेरी सलाह ना चाहिए मुझे। जैसे राजकुमारी बनाकर पालना है ना मैंने अपनी छोरी को, मैं किसी राजकुमार के हाथ में दूंगा भी। चूल्हा चौका ना करेगी मेरी लाडो। आए बड़े लाडो वाले, मेरी तो सारी जिंदगी रसोई चूल्हे चौके में गुजर गई। मैं किसी की लाडो ना थी। मैंने आपके घर आकर घर परिवार ना संभाला। बीवी से तो इतनी सहानुभूति ना टपकी थी जितनी अपनी छोरी पर टपक रही है। ये था विक्रम का परिवार, जिसमें पत्नी नलिनी, बेटी राधिका और बेटा आकाश था। राधिका और आकाश दोनों की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन विक्रम बच्चों की शादी में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। जैसा कि राजस्थान के आम छोटे शहरों में चलन था, पहले वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। बेटी को विदा करने के बाद ही बेटे आकाश के लिए दुल्हन लाने का उनका विचार था। लेकिन जिस तरह का रिश्ता वो ढूंढ रहे थे, वो उन्हें चाह कर भी मिल नहीं पा रहा था। एक दिन, विक्रम भाई साहब, वो जिंदर साहब को जानते हो ना, जो अमेरिका में जाकर बस गए थे? हाँ हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। हमारे इलाके के पहले रईस आदमी थे। हाँ, बस चाहे पैसा जितना भी कमा लिया हो, जड़ें उनकी आज भी अपने गांव से जुड़ी हुई है। वापस आ रहे वो अपने बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ रहे। मैंने सुना फिल्म के हीरो की तरह दिखता है उनका छोरा, पढ़ा लिखा है, बाप का बिजनेस संभालता है। तू भी तो कब से अपनी छोरी के लिए लड़का ढूंढ रहा है ना। मेरी समझ में तेरी राधिका से अच्छी लड़की उन्हें आसपास के इलाके में कोई मिलेगी ना। इससे पहले कि कोई और बात आगे बढ़ाए, तू ही बात चला ले। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं पता लगवाता हूँ लड़के के बारे में। जो हमारे हिसाब का होगा तो रिश्ता लेकर भी जरूर जाऊंगा। विक्रम ने आदित्य के बारे में सब पता करवा लिया था, इसलिए आदित्य का रिश्ता अपनी बेटी राधिका के लिए मांगने जिंदाल साहब के यहाँ पहुंच जाता है। तस्वीर में तो आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, पढ़ी लिखी भी है, और सही बताए तो लड़की में वो सारे गुण हैं जो हम अपने बेटे के लिए खोज रहे थे। लेकिन अभी आपको शायद आधी अधूरी बात पता है। हमारे खानदान का एक रिवाज है और उसी के कारण शादी में थोड़ी रुकावट भी आ रही है। मेरे पिताजी के अनुसार लड़की की शादी हम उसी घर में करेंगे जहां लड़की का शादी लायक एक भाई भी होगा, क्योंकि आदित्य के अलावा हमारी एक बेटी भी है जिसका नाम शालिनी है। इसलिए हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा परिवार ढूंढ रहे हैं जिसमें सिर्फ बहू ही नहीं, हमें दामाद भी मिल सके। और हाँ, शादी में देर बर्दाश्त है, लेकिन किसी भी तरह का समझौता हम नहीं करने वाले। जिंदाल साहब की बात सुनकर विक्रम थोड़ा परेशान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी बात आगे रखी। सही बताऊं तो शादी ब्याह के मामले में सोच मेरी भी बिल्कुल आप ही की तरह है। मैं भी अपने बच्चों की शादी में किसी तरह की जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं चाहता। मैं भी बस यही चाहता हूं कि रिश्ता चाहे थोड़ी देर से हो, लेकिन बच्चों को जीवन साथी अच्छा मिलना चाहिए। आखिर बच्चों के पूरे जीवन का सवाल जो है। लेकिन अभी जब आपने अपने खानदान की रस्म के बारे में बताया ना, तब मेरे दिमाग में आया कि बहू राधिका के अलावा मेरे घर में भी मेरा बेटा आकाश है। शादी की उम्र तो उसकी भी हो गई है, लेकिन ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं आया था कि बेटा और बेटी की एक ही घर में शादी हो सकती है। इसलिए आपकी बात सुनकर कुछ देर के लिए मैं थोड़ा असहज हो गया था।
मेरी बेटी की तरह ही बेटा भी बहुत काबिल और होनहार है। अब मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं। आप ऐसा करिए, समय निकाल कर एक बार घर आकर बच्चों से मिल लीजिए। आप भी अपने बेटा और बेटी को साथ लाइएगा। बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे और बच्चों के विचार आपस में मिलते हैं तो फिर हमें शादी से कोई ऐतराज नहीं होगा। 3 दिन बाद ही रविवार था। अमेरिका से लौटे जिंदाल साहब एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने परिवार सहित विक्रम के घर पर दस्तक देते हैं। विक्रम भी शहर के नामचीन व्यापारियों में से एक था। बेशक वो एक छोटे शहर में रहता था, लेकिन मान सम्मान रुतबे में वो भी कहीं कम नहीं था। आकाश बेटा, तुम्हें इस बात से कोई ऐतराज तो नहीं है ना कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी शादी एक ही परिवार में हो जाए? जी अंकल, वैसे तो मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। मैं बस अपनी बहन और अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहता हूँ। मैं एक बार बस शालिनी से मिलना चाहूंगा। क्यों नहीं बेटा, हम भी चाहते हैं आप लोग मिलजुल कर बातचीत कर लो। आखिर जिंदगी तो आप चारों को ही बितानी है। वैसे आप पढ़े लिखे हैं तो आगे क्या सोचा है? अंकल, मेरा MBA के बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ है। पुणे से जॉब ऑफर आया है। सोच रहा हूँ ज्वाइन कर लेता हूँ। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ठीक है, आप लोग आपस में बात कर लो। शालिनी, आकाश, आदित्य और राधिका ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से कुछ सवाल जवाब किए और फिर कुछ देर बाद आकर सबके साथ हॉल में बैठ गए। कोई जल्दी नहीं है विक्रम जी, आप बच्चों से पूछ कर आराम से फोन पर जवाब दे दीजिएगा। इधर राधिका और आकाश ने रिश्ते के लिए हाँ बोल दी थी और उधर शालिनी और आदित्य ने भी इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दी थी। ये क्या वादा किया आपने समधी जी से? मैंने कहा था ना अपने बेटे के लिए दुल्हन मैं खुद ढूंढ कर लाऊंगी। अरे वो शालिनी तो शादी से पहले ही आकाश के साथ पुणे जाने के सपने बुन रही है। अब क्या बेटे के साथ साथ बहू बेटा भी विदा करना पड़ेगा मुझे? देखिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसे अमेरिका वाली विदेशी बहू। मुझे गांव की सीधी सादी लड़की चाहिए जो मेरे साथ इस घर में रहकर मेरी सेवा करे, इस घर को संभाले। फिर वही सब शुरू कर दिया तो न भाग्यवान। अगर घर की देखभाल करवानी है ना तो नौकर लगा लो। बच्चों की शादी उनकी पसंद और उनकी मर्जी के हिसाब से ही होगी। नलिनी की एक ना चली और जल्दी ही राधिका शादी करके अमेरिका चली गई और इधर शालिनी शादी के बाद ससुराल आ गई। मेरे तो सारे अरमान धरे रह गए। अब तो बस मेरी राधिका वहां खुश रहे, उसकी खातिर इस मेहमान बनी बहू को भी बर्दाश्त कर लूंगी मैं। कम से कम मेरी बेटी तो वहां सुख से रहेगी। विक्रम, मुझे लगता है कि माँ जी मेरी तुम्हारे साथ जाने से थोड़ी अपसेट है। एक काम करते हैं, आपको तो ज्वाइन करना है ना, आप चले जाओ। मैं कुछ महीने माँ जी के साथ यहीं रुकती हूँ। अभी नई नई शादी हुई है ना, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ऐसे अचानक से घर सुना हो जाए। और फिर वैसे भी राधिका भी चली गई है तो। अगर तुम्हें माँ के पास रुकने में कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं 6 महीने बाद तुम्हें वहां बुला लूंगा। तब तक तुम यहाँ थोड़ा वक्त माँ के साथ बिता लो, उन्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। 2 महीने बीतने को आए थे, लेकिन एक चीज थी जो बार बार नलिनी की आंखों में खटक रही थी। सुनिए जी, राधिका से बात हुई आपकी? पता नहीं, जब भी फोन करो ये लड़की कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देती है, अच्छे से बात नहीं करती। सब ठीक तो है ना वहां? अरे भाई, ठीक क्यों नहीं होगा? अब अमेरिका के और यहाँ के समय में भी अंतर है। जिस समय तुम फोन करती हो क्या पता वो उस समय वहां बिजी हो, और वैसे भी उसे कोई परेशानी होगी तो बताएगी। तुम बिना बात चिंता कर रही हो, सब ठीक है। यूं तो विक्रम ने नलिनी को समझा दिया था, लेकिन नलिनी का मन बार बार किसी खतरे की ओर इशारा कर रहा था। राधिका बेटा, वहां अमेरिका में सब सही है ना? आदित्य का काम कैसा चल रहा है? सब सही है पापा, आप लोग इतने सवाल जवाब क्यों करते हैं? माँ भी जब भी फोन करती बार बार यही सवाल पूछती रहती है। अरे नहीं नहीं बेटा, हम माँ बाप है तो थोड़ी चिंता तो हो जाती है ना। आप बताइए, शालिनी ठीक है ना? भैया और शालिनी के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? शालिनी तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, और वैसे भी जैसे तू हमारी बेटी है वैसे ही हमने तो उसे भी अपनी बेटी समझ लिया है। जैसे छोटी छोटी गलतियां तेरे माफ कर दिया करते थे, अब उसकी भी माफ कर देते हैं। बहू भी तो बेटी होती है ना। बात किस्मत वाली है शालिनी, सबकी किस्मत में ऐसा परिवार नहीं होता। अच्छा पापा, मैं रखती हूँ। कहने को तो राधिका ने कह दिया कि उसके ससुराल में सब ठीक चल रहा है, लेकिन न जाने क्यों मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि राधिका के साथ कुछ तो वहां ठीक नहीं है। शालिनी बेटा, मम्मी पापा से बात हुई? अमेरिका में सब ठीक है ना? क्या हुआ पापा जी, कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, बस ऐसे ही जानना चाह रहा था कि राधिका के जीवन में सब सही है या नहीं। आप फोन कर लीजिए ना राधिका को।
उससे तो बात होती रहती है बेटा, लेकिन बस वैसे ही मैं जानना चाह रहा था। खैर तुम्हारी बात हो तो पूछना उधर सब अच्छे से चल रहा है कि नहीं। अरे आप समझते नहीं है पापा जी, नई नई शादी है ना, और फिर अमेरिका में तो घूमने फिरने के लिए इतना कुछ है कि वो आप लोगों से बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पा रही होगी, और आप लोगों को लग रहा है कि वो किसी परेशानी में है। मेरा यकीन करिए ऐसे कुछ भी नहीं है। और भैया को तो वैसे भी घूमने फिरने का बहुत शौक है। समय बीत रहा था। राधिका के फोन भी अब पहले के मुकाबले काफी कम आते थे। एक दिन, माँ मैंने नौकरी शुरू कर दी है। यहाँ अमेरिका में आकर मुझे लगा कि पापा ने इतने अच्छे कॉलेज में मुझे इंजीनियरिंग कराई थी, सारी जिंदगी एनआरआई की बीवी बनकर क्यों बिताऊं। अच्छा ठीक है बेटा, और दामाद जी को कोई परेशानी नहीं है तो फिर हमारे लिए तो ये खुशी की बात है। शादी को लगभग 6 महीने पूरे होने वाले थे। शालिनी ने पुणे जाने की सारी तैयारी कर ली थी। पहली बार पति के साथ जाने के बारे में सोचकर ही वो बहुत खुश थी, लेकिन शालिनी नहीं जानती थी कि उसकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। एक दिन, शालिनी, अरे शालिनी बहू, कहाँ हो पूरे दिन से? मैं अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी, वो निकलना है ना अगले हफ्ते। वैसे अब चिल्ला क्यों रही थी माँ, कुछ हुआ है क्या? अच्छा, अब तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही है। सीधे सादी बनने का ढोंग मत कर बहू। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू यहाँ हमारे बीच में अनजान होने का नाटक करती रहे और तुझे पता ही ना हो कि तेरे मायके में हमारे बेटे के साथ वो लोग क्या सलूक कर रहे हैं। सुलूक मतलब? ऐसा क्या हो गया माँ जी, मुझे सच में नहीं पता। तेरे भाई और बाप ने मिलकर धोखा दिया है हमें। पहले तो अपनी बेटी मेरे सीधे साधे बेटे के गले में बांध दी, और हमारी भोली भाली लड़की को वहां अमेरिका में ले जाकर ये हाल किया है उन लोगों ने। तलाक तक की नौबत आ गई है। बेचारी मेरी बच्ची, क्या कुछ नहीं झेला होगा उसने। वहां पर ना कोई दोस्त है, ना रिश्तेदार, ना ही माँ बाप। वहां अकेले में न जाने क्या क्या टॉर्चर किया होगा उसे, और यहाँ हम उनकी बेटी को पलकों पर बिठाए हुए हैं। बस अब और महानता ना हो कि मुझसे आंख के बदले आंख, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। आप ये क्या बोल रही हैं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। बहुत धुरंधर बन रहा था ना तेरा बाप, चालाकी दिखाकर हमें फंसाया। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि धुरंधर किसे कहते हैं। खबरदार, जो आज के बाद तुमने अमेरिका फोन घुमाया, उसी दिन से तेरा आकाश के साथ रिश्ता खत्म, समझ गई? ये कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? अरे मुझे एक बार पता तो लगा लेने दीजिए कि आखिर वहां क्या हुआ है। ये सब जरूर कोई गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे तो शुरू से ही आभास हो गया था कि मेरी बेटी खुश नहीं है, लेकिन बेचारी मेरी बच्ची शायद सब कुछ बर्दाश्त करती रही, यही सोचकर कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता था कि वहां अमेरिका में ले जाकर उसकी जिंदगी खराब करने का प्लान बना रखा है तेरे बाप ने और भाई ने। इतना कहकर नलिनी ने शालिनी का फोन छीन लिया। शाम तक आकाश भी घर पहुंच गया था। शालिनी कहीं नहीं जाएगी। जब मेरी बेटी वहां खून के आंसू रो रही है, उनकी बेटी को भी यहां स्वर्ग नहीं भोगने दूंगी मैं। जैसे को तैसा। तुझे पता भी है क्या किया इसके भाई ने? अरे तलाक दे रहा है राधिका को, और वो बेचारी अपना खर्चा उठाने के लिए वहां पर देश में नौकरी करके अपना समय बिता रही है। राधिका, ये सच है क्या? तुम्हारा और आदित्य का तलाक हो रहा है? हाँ भैया, आपने जो सुना वो सही है। मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, प्लीज ज्यादा सवाल जवाब मत करिए। और हाँ, मेरी चिंता मत करिएगा आप। मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है, मैं अपना देख लूंगी। अरे तुझे वहां रुकने की जरूरत क्या है? तू वापस घर आ जा, हम सब है ना तेरे पास। नहीं भैया, इंडिया में आकर सबका सामना करने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर। अब जानते हैं लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, 100 सवाल पूछेंगे। मैं यही ठीक हूँ। बहुत महारानी बन ली तू इस घर की। अब अगर तुझे घर में रहना है ना तो वैसे ही करना होगा जैसे मैं कहूंगी। आज से घर का सारा काम, खाना, बर्तन, झाड़ू तू सब करेगी। और हाँ, आकाश के साथ पुणे जाने का ख्याल तो छोड़ ही दे। आज क्या कभी भी मैं तुझे अपने बेटे के पास वापस नहीं जाने दूंगी। भाऊजी, आप देखिए ना माँ जी, ये सब क्या बोल रही है। इस सब में मेरी क्या गलती है? मुझे किस अपराध की सजा दे रहे हैं आप लोग? बस बेटा, इससे ज्यादा अच्छाई की उम्मीद मत करना मुझसे। राजकुमारी की तरह पाला था अपनी बेटी को मैंने। बहुत विश्वास से तेरे भाई के हाथ में उसका हाथ दिया था। मुझे नहीं पता था ये दिन दिखाएगा वो। अब जब हमारी बेटी के जीवन में कोई सुख नहीं है तो मैं भी उनकी बेटी के सुख के बारे में नहीं सोच पाऊंगा। तेरी सास जैसा रखती है वैसा ही रह। हर गुजरते दिन के साथ शालिनी का ससुराल में रहना दुभर होता जा रहा था। ये मानसिक यातना उसे पल पल मार रही थी, फिर भी आकाश के प्रति उसके सच्चे प्यार के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। आकाश बेटा, इस शालिनी की शक्ल जितनी बार देखती हूँ ना, उतनी बार मुझे उस आदित्य का धोखा याद आता है। ऐसा धोखा दिया उसने मेरी बेटी को कि वो अपने घर तक वापस नहीं लौटना चाहती। बस अब और नहीं, अब तुझे अपने भाई होने का फर्ज निभाना है।
जैसे उसने तेरी बहन को तलाक का नोटिस दिया तो भी तलाक दे इस शालिनी को। जब उनकी लड़की पर बीतेगी तब उन्हें समझ में आएगा कि तकलीफ क्या होती है। हालांकि आकाश भी पत्नी शालिनी से बेहद प्यार करता था, लेकिन इस समय ऐसे सामाजिक बंधन में बंधा हुआ था कि माँ बाप की आज्ञा मानकर बेमन से ही तलाक के लिए हाँ बोल देता है। राधिका बेटा, आज तुझे एक बहुत बड़ी खबर सुनाने के लिए फोन किया है। आकाश ने तय किया है कि वो शालिनी को तलाक देगा। अगर हमारी बेटी का घर नहीं बसा तो हम भी उनकी बेटी का घर नहीं बसने देंगे। बस बात खत्म। माँ, मैं इंडिया आ रही हूँ, घर आकर बात करते हैं। भाई से कहना मेरा इंतजार करे, कोई जल्दबाजी नहीं। 1 सप्ताह में राधिका इंडिया लौट आई। मुझे माफ कर देना शालिनी, मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में इस उथल पुथल का इतना बुरा असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ेगा। आकाश, तुम तो पढ़े लिखे हो, मुझे पूरा यकीन था तुम कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो प्यार करती हो ना शालिनी से? हाँ, मैं करता था, लेकिन अगर आदित्य अपने 7 वचनों को भूल सकता है तो मैं भी भूल सकता हूँ। मेरी बहन का जीवन तबाह किया उसने। जरूर किसी गोरी का चक्कर होगा। तो सच बता, क्या किया उसने? मैंने कब कहा कि आदित्य मुझे तलाक देना चाहता है? हम दोनों का तलाक जरूर हो रहा है, लेकिन उसने मुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। पहले ही दिन से हम दोनों के विचार नहीं मिले। हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है माँ। हमारा तलाक हो रहा है, लेकिन हम आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। मैंने ही आदित्य से कहा कि तलाक देकर मैं तुम्हें आजाद करना चाहती हूँ, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और मुझे भी इस झूठे रिश्ते से छुटकारा मिले। मैं जानती थी आप लोग ये सब नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आप लोगों के सामने ये सब बताने से कतरा रही थी। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे कारण शालिनी और आकाश की शादी पर आंच आ रही है, तो मुझे सामने आना पड़ा। भगवान के लिए मत करो ये पाप। हरे भरे पेड़ को गिराना पाप होता है माँ, लेकिन सूखे पेड़ को काटना कोई अपराध नहीं। मुझे माफ कर दो शालिनी। भावनाओं में बहकर मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन सच कहता हूँ मैं भी हर पल तड़पाऊं। और तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, तुमने इतना सब कुछ चुपचाप सा। चाहती तो मुझे छोड़कर कब का जा सकती थी। मैं जानती थी आप जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ भावनाओं में बहकर कर रहे हैं। मन से तो आप मुझे बहुत चाहते हैं, और इस प्यार के लिए ही मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। देखा माँ, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी इन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए जरा सा भी कम नहीं हुआ। ये सच्चे मायने में लाइफ पार्टनर है। मेरे और आदित्य के तो विचार कभी मेल ही नहीं खाया। हमें ये रिश्ता सिर्फ घुटन दे रहा है, इसलिए हम आजाद होना चाहते हैं। उम्मीद है आप लोग हम दोनों के रिश्ते को समझेंगे। इस घटना के बाद आकाश और शालिनी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया, जबकि राधिका उसने इस बंधन को छोड़कर अपना अलग आकाश चुना। रश्मि और शिल्पा जो सगी बहनें भी हैं और अब एक घर में देवरानी जेठानी बनकर आई हैं, बेड पर आराम से बैठी हुई हैं। तभी रश्मि कहती है, शिल्पा देख यार, इस वाले ऐप पर चीजी बर्स्ट पिज्जा पर 40% ऑफ चल रहा है, साथ में गार्लिक ब्रेड और कोक का कॉम्बो भी है। मेरा तो अभी से मन ललचाने लगा। सुबह की वो बोरिंग लौकी की सब्जी और रोटी खाकर तो मेरा गला ही सूख गया था। सही कह रही हो दीदी, माँ जी पता नहीं क्यों इतना सादा खाना बनवाती हैं। अब हमारी उम्र क्या उबला हुआ खाना खाने की है। मैंने तो सुना था कि ससुराल में ऐश होती है, पर यहाँ तो हर चीज सादगी से होती है। चलो जल्दी से ऑर्डर कर दो। मैंने अपनी पसंद का वो मैक्सिकन बर्गर भी कार्ट में ऐड कर दिया है। रुक, मैं पेमेंट कर देती हूँ, बस 20 मिनट दिखा रहा है। जैसे ही डिलीवरी बॉय आए तो चुपके से नीचे जाकर ले आना। माँ जी हॉल में सो रही होंगी, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर से वही पुराना राग शुरू कर देंगी कि पैसे बचाओ, बाहर का मत खाओ। करीब 20 मिनट बीतते हैं, नीचे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। शिल्पा बिल्ली के पैरों की तरह दबे पांव नीचे जाती है और कुछ ही देर में 2 बड़े बड़े पार्सल और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लेकर वापस कमरे में चली जाती है। दोनों पिज्जा का बॉक्स खोलती है और आपस में बातें करते हुए पिज्जा खाने लगती है। दीदी ये पिज्जा कितना यमी है। घर के खाने में तो वो बात कहा। सोचो अगर हम रोज ऐसा ही खाना खाएं तो जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। वही तो, और पैसे किस लिए होते हैं? खर्च करने के लिए ही तो होते हैं ना। हमारे पति कमाते हैं तो हमारा हक है कि हम अपनी पसंद का खाएं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है, सामने वेदिका खड़ी है। ये सब देखकर वेदिका बहुओं पर गुस्सा होते हुए कहती है, ये फिर से क्या हो रहा है यहाँ? रश्मि, शिल्पा, तुम लोगों ने फिर से बाहर का मंगा लिया। अभी 2 घंटे पहले ही तुम लोगों ने दोपहर का खाना खाया था, और ये डिब्बे ये तो किसी महंगे ब्रांड के लग रहे हैं। माँ जी अब भूख लगी थी तो मंगा लिया, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? और वैसे भी वो लौकी की सब्जी खाकर पेट कहाँ भरता है? बेटा बात भूख की नहीं है, बात आदत की है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इतना चटपटा और बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और ऊपर से ये इतना महंगा आता है। तुम्हें पता भी है कि घर के हालात कैसे हैं।
माँ जी, अब हर छोटी चीज पर आप हमें टोकेंगे तो कैसे चलेगा? एक ही तो शौक है हमारा, अच्छा खाना खाने का। अब क्या हम वो भी छोड़ दें? हम कोई चोरी के पैसे से तो नहीं मंगा रहे हैं ना, हमारे पति कमाते हैं, हम उन्हीं के पैसे से खर्च कर रहे हैं। रश्मि, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। अजय और विजय अभी अपनी नौकरियों में गए हैं, उनकी सैलरी बहुत मामूली है। घर का EMI, बिजली का बिल और महेश जी की दवाइयाँ, इन सब में पैसे पानी की तरह बह जाते हैं। अगर तुम दोनों ऐसे ही हर दिन हजारों रुपए खाने में उड़ा दोगी तो बचत कब होगी? कल को कोई मुसीबत आ गई तो क्या करेंगे? माँ जी, आप तो हमेशा मुसीबत की ही बातें करती रहती हैं। हम भी अभी जवान हैं, अभी हम नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? तुम दोनों को समझाना ही बेकार है। मुझे लगा था कि तुम दोनों समझदार हो, घर की जिम्मेदारी समझोगी, पर तुम तो बस अपनी जबान के स्वाद के पीछे भाग रही हो। वेदिका वहां से दुखी मन लेकर हॉल में चली जाती है और हॉल में बैठती है। उसे परेशान देखकर महेश कहता है, क्या हुआ वेदिका, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? फिर बहुओं ने कुछ कहा सुनी कर दी क्या? क्या बताऊं महेश जी, उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। रोज का यही नाटक है, बाहर से महंगा खाना, पिज्जा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या मंगाती रहती हैं। अजय और विजय की इतनी कम सैलरी है, ऊपर से घर के खर्चों का इतना बोझ, पर उन दोनों को तो बस अपना स्वाद दिखता है। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि घर कैसे चल रहा है। शांत हो जाओ वेदिका, अभी उनकी शादी को कुछ ही समय हुआ है। धीरे धीरे वे घर का बजट और जिम्मेदारियां समझ जाएंगी। नई उम्र है, थोड़ा शौक तो होता ही है। तुम इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी नेहा कॉलेज से वापस आती है और कहती है, माँ, आज कॉलेज में ऑफिस वालों ने फिर से टोका। मेरी फाइनल ईयर की फीस जमा करने की कल लास्ट डेट है। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, क्या पैसों का इंतजाम हो गया? अभी थोड़ा हाथ तंग है। महेश जी की इस महीने की दवाइयाँ कुछ ज़्यादा महंगी आ गई और मकान के लोन की किश्त भी इसी हफ्ते आई है। क्या तू 2-4 दिन और रुक नहीं सकती? मैं कहीं से जोड़ तोड़ के करके देती हूँ। ठीक है माँ। शाम को अजय ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ के हाथों में दवाइयाँ देता हुआ कहता है, माँ, ये लीजिए आपकी अस्थमा की दवाइयाँ, आप इन्हें रेगुलर खाइएगा, बीच में मत छोड़िएगा। तू क्यों इतना खर्चा करता है? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी दवाइयों पर हर महीने इतना पैसा निकल जाता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ये दवाइयाँ ना लूँ तो शायद घर के कुछ और काम बन जाए। पिताजी, आप ऐसी बातें फिर से करने लगे। आप क्यों चिंता करते हैं? आप हमारी छत हैं। आपकी सेहत से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं और विजय, हम दोनों भाई मिलकर सारी जिम्मेदारियां उठा लेंगे। अगले दिन शिल्पा वेदिका के पास आती है और कहती है, माँ जी, घर में सब्जियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं, हम दोनों बाहर जाकर बाजार से सब्जी ले आते हैं। ठीक है बेटा, ये लो 500 रुपये। कोशिश करना कि जो ज़रूरी है वही लो ताकि पैसे बच जाएं। रश्मि और शिल्पा तैयार होकर बाजार जाती हैं। बाजार में काफी भीड़ है। रश्मि एक बड़ी सब्जी की दुकान पर रुकती है जहां कुछ फैंसी सब्जियां रखी हुई हैं। ये देखकर रश्मि कहती है, शिल्पा, देखिए मशरूम कितने अच्छे लग रहे हैं, और वो देख, ब्रोकली भी है। आज हम यही बनाएंगे। माँ जी की वही बोरिंग गोभी आलू खाकर तो मैं पक गई हूँ। पर दीदी, मशरूम तो काफी महंगे हैं। 200 रुपए का तो एक छोटा सा पैकेट है। माँ जी ने सिर्फ 500 रुपए दिए हैं। अगर हम ये सब लेंगे तो बाकी सब्जियां कैसे आएंगी? माँ जी कहीं गुस्सा ना करे। अरे यार, माँ जी का क्या है, वो तो हर चीज पर बोलती हैं। बोलने दो, आखिर हम दोनों बहनों का भी तो कोई हक है ना। जब हमें मशरूम खाना है तो हम खाएंगे, पैसे थोड़े कम पड़ेंगे तो अपने पास से डाल लेंगे। वैसे भी हमें अपनी पसंद का खाना चाहिए। चल 2 पैकेट मशरूम के पैक करवा ले। वे मशरूम और कुछ और महंगी सब्जियां लेती हैं। उसके बाद उनकी नज़र फलों की दुकान पर पड़ती है। रश्मि कहती है, ओए देख, कीवी और अनानास कितने फ्रेश लग रहे हैं। कीवी तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है ना। चलो 1 दर्जन कीवी और 2 अनानास भी ले लेते हैं। दीदी, कीवी बहुत महंगी आती है। हमारे पास अब पैसे बहुत कम बचे हैं और हमें घर के लिए आलू, प्याज और टमाटर भी तो लेने थे। तू ना हमेशा माँ जी की तरह हिसाब किताब करने लगती है। चल चुपचाप ले ले। वे सब्जियां और फल खरीद कर वापस लौट रही होती हैं। तभी रास्ते में एक आलीशान रेस्टोरेंट पड़ता है। रेस्टोरेंट के बाहर लगे पोस्टर पर चीजी बर्गर की फोटो देखकर दोनों के कदम रुक जाते हैं। शिल्पा कहती है, दीदी, बहुत तेज भूख लगी है। बाजार में घूमते घूमते पैर दुखने लगे हैं। चलो ना, यहाँ बैठकर एक बर्गर खा लेते हैं। घर जाकर तो फिर वही सादा खाना मिलेगा। इरादा तो नेक है, चल जल्दी से खाते हैं। वे रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं। एसी में बैठकर आराम से बर्गर और फ्राइज एंजॉय करती हैं। करीब 1 घंटे बाद वे भारी भरकम थैले लेकर घर पहुंचती है। वेदिका उन्हें देखकर कहती है, आ गई तुम दोनों, काफी देर लगा दी। दिखाओ क्या क्या सब्जियां लाई हो, और जो पैसे बचे हैं वो वापस दे दो, मुझे दूध वाले को देने हैं। माँ जी, सब्जियां तो हम ले आए पर पैसे नहीं बचे, वो तो पूरे खर्च हो गए, बल्कि हमें अपने पास से भी कुछ लगाने पड़े। पूरे खर्च हो गए? 500 रुपए में कितनी सब्जियां आ गई?
ऐसा कहकर वो सब्जी का थैला चेक करती है और कहती है, मशरूम, कीवी, अनानास। रश्मि, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था कि जो जरूरी है वही लाना। मशरूम और कीवी जैसे महंगे फल इस वक्त हमारे बजट में नहीं है। माँ जी, अब क्या हम फल भी नहीं खा सकते? ये तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं ना। ऐसा कहकर रश्मि और शिल्पा पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रात को अजय ऑफिस से आता है तब रश्मि उससे कहती है, अजय, आज माँ जी ने सबके सामने मेरा और शिल्पा का कितना अपमान किया, तुम्हें अंदाजा भी है? क्यों, माँ ने क्या कह दिया ऐसा? क्या कह दिया? उन्होंने हमें चोर जैसा फील कराया, सिर्फ इसलिए कि हमने अपनी पसंद का थोड़ा फल और मशरूम ले लिया। और वो 500 रुपए, वो हमारे ही तो थे ना। तुम कमाते हो, विजय कमाता है, तो क्या हम अपनी मर्जी से थोड़ा एक्स्ट्रा खाना भी नहीं मंगा सकते? माँ जी तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे हमने घर की तिजोरी साफ कर दी हो। रश्मि, चिल्लाना जायज था। वो 500 रुपए उन्होंने बहुत मुश्किल से बचाकर तुम्हें दिए थे ताकि वक्त जरूरत काम आए। तुम्हें पता है नेहा की फीस रुकी हुई है, पिताजी के चेकअप के लिए पैसे नहीं है, और तुम कह रही हो कि तुमने वो पैसे खाने में उड़ा दिए। यार, खाना जरूरत है, लेकिन इस तरह की अय्याशी हमारी औकात से बाहर है अभी। औकात? तुम अपनी पत्नी से कह रहे हो कि मेरी औकात नहीं है अच्छा खाना खाने की? अजय, मैं अपने मायके में राज करती थी, पापा मेरे वहां, कभी उन्होंने मुझे किसी चीज के लिए नहीं टोका। यहाँ तो एक एक निवाले का हिसाब देना पड़ता है। दूसरे कमरे में शिल्पा और विजय के बीच भी वैसी ही बहस चल रही थी। कह रही है और विजय उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। शिल्पा रोने लगती है और कहती है, विजय, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझे एक एक फल के लिए सास की झिड़कियां सुननी पड़ेंगी। माँ जी को लगता है कि हम सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हैं, पर क्या हमारा कोई हक नहीं है? तुम दिन रात ऑफिस में रहते हो, तो क्या अपनी पत्नी को एक बर्गर भी नहीं खिला सकते? शिल्पा, बात बर्गर की नहीं है। माँ तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो बस चाहती हैं कि हम थोड़ा संभल कर चले। घर का लोन है, नेहा की पढ़ाई है, ये सब जिम्मेदारियां क्या माँ अकेले उठाएंगी? हमें भी तो साथ देना होगा ना। साथ देने का मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी पसंद ही मार दें। माँ जी को बोलो कि हमें चैन से जीने दे, वरना हम अलग रहने का सोचने लगेंगे। कम से कम वहाँ हम अपनी मर्जी का तो खा पाएंगे। दोनों बातें करने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन रश्मि की एक सहेली जिसका नाम पायल है वो घर आती है। रश्मि उसे दिखाने के लिए वो कितनी ठाठ से रहती है, ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है और ये देखकर पायल कहती है, पर रश्मि, इतना सारा खाना और ये तो काफी महंगा लग रहा है, आंटी जी कुछ कहेंगी नहीं? अरे छोड़ना, माँ जी का तो काम ही है बोलना, मैं उनकी बातों को दिल पर नहीं लेती। मेरे पति कमाते हैं तो खर्च करने में क्या बुराई है? पायल के जाने के बाद वेदिका शाम को घर के सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा करती है और कहती है, रश्मि और शिल्पा, तुम्हें लगता है कि तुम अपने पतियों के पैसे उड़ा रही हो और मेरा कोई हक नहीं है तुम्हें टोकने का, तो अब मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी। लेकिन मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने एक फैसला लिया है। कल से रश्मि और शिल्पा जो भी खाएंगी, चाहे वो घर का बना हो या बाहर का मंगाया हुआ, उनके पैसे उन्हें तुरंत मुझे देने होंगे। पतियों की सैलरी उनके हाथ में आएगी और बहुएं मुझसे अपनी थाली की कीमत चुकाएगी। अगर उन्हें लगता है कि वो अपने पति के पैसे से खाती है तो अब वो खुलकर खाए, लेकिन आज से तुम दोनों बनोगी ससुराल में पैसे देकर खाना खाने वाली बहुएं। सच में माँ जी? मतलब फिर आप हमें नहीं टोकेंगी? बिल्कुल नहीं। तुम चाहे सोने का निवाला खाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बस शर्त यह है कि हर चीज का पैसा ऑन द स्पॉट देना होगा। क्या तुम दोनों को ये मंजूर है? हमें बिल्कुल मंजूर है। कम से कम अब हम अपनी मर्जी की मालकिन तो होंगे। अगले दिन से खेल शुरू होता है। शाम को रश्मि को बिरयानी खाने का मन करता है। वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, आज रात हम बाहर से लखनवी बिरयानी मंगा रहे हैं, ये लीजिए 800 रुपये, आप ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है बहू, तुम अपनी बिरयानी मंगा लो, हम लोग घर की खिचड़ी खा लेंगे। बातें करने के बाद रश्मि अपने कमरे में चली जाती है। तब नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? भाभीयों से पैसे लेकर खाना खिलाना, ये सुनकर मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? और क्या आपको बुरा नहीं लग रहा? बुरा लग रहा है नेहा, बहुत बुरा लग रहा है, पर ये कड़वी दवा है जो इन्हें पिलानी जरूरी है। इन्हें लगता है कि पैसा पेड़ों पर उगता है। जब 1 महीने बाद इनका हिसाब इनके पतियों के सामने आएगा, तब इन्हें समझ आएगा कि पैसे देकर खाना कितना महंगा पड़ता है। तू बस देखती जा। रात को बिरयानी आ जाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। दोनों बहुएं बिरयानी खाती है और घर के बाकी लोग खिचड़ी खाते हैं। अगली सुबह रश्मि वेदिका के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज नाश्ते में आलू के पराठे बनेंगे, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा मक्खन होना चाहिए, और दोपहर को हम शाही पनीर और बटर नान खाएंगे। ये लीजिए एडवांस में 1000 रुपये। ठीक है रश्मि, तुम्हारी पसंद का ही बनेगा, आखिर तुम पैसे दे रही हो।
धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। लोग बातें करने लगते हैं कि वेदिका अपने ही घर में बहुओं से पैसे लेकर खाना खिलाती है। एक सुबह वेदिका छत पर कपड़े सुखा रही है, तभी उसकी पड़ोसन बिमला अपनी छत पर खड़ी हुई उससे बातें करते हुए कहती है, क्यों वेदिका बहन, सुना है आजकल तुमने घर को ढाबा बना लिया है। बहुएं पैसे देती है तब उन्हें रोटी मिलती है। अरे जमाना कितना खराब आ गया है। लोग तो कह रहे हैं कि तुम जैसी सास किसी को ना मिले जो अपनी ही बहुओं के खाने पर व्यापार कर रही हो। विमला बहन, लोगों का काम है कहना। मेरे घर में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये मैं बेहतर जानती हूँ। अगर मेरी बहुओं को पैसे देकर खाना पसंद है तो मुझे उन्हें खिलाने में क्या एतराज। ऐसा कह के वेदिका सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। अगले दिन दोनों बहुएं सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। तब कुछ औरतें बातें करते हुए कहती है, देखो ये वही दोनों बहुएं हैं ना, कितनी सुंदर और सीधी हैं। बेचारी ऐसी लालची सास मिली है इन्हें कि खाने के भी पैसे मांगती है। सुना है पानी पीने का भी रेट फिक्स कर रखा है वेदिका ने। ये सारी बातें सुनकर रश्मि शिल्पा से कहती है, सुना तूने शिल्पा, लोग माँ जी को कितना बुरा कह रहे हैं, पर हमें क्या, हमें तो अपनी पसंद का खाना मिल रहा है और अजय भी अब मुझे नहीं टोकता क्योंकि मैं माँ जी को पैसे दे देती हूँ। सही कहा दीदी, माँ जी को अपनी बदनामी का डर नहीं है तो हम क्यों डरे। उसके बाद वो दोनों सब्जियां खरीदती हैं और घर आ जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और दोनों बहुएं अपने ही ससुराल में पैसे देकर सुबह और शाम का खाना खा रही थी। धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं और महीने का आखिरी दिन आता है। शाम को सभी लोग हॉल में बैठते हैं। तब वेदिका सभी से कहती है, तो आज महीना पूरा हो गया है। रश्मि, शिल्पा, तुम दोनों ने पूरे महीने पे एंड ईट सिस्टम में हिस्सा लिया। अब वक्त है फाइनल हिसाब का। हाँ माँ जी, बिल्कुल करिए हिसाब। हमने तो हर चीज़ के पैसे दिए हैं तो हमें कोई डर नहीं है। रश्मि, वेदिका, तुम दोनों का महीने का कुल खाने का खर्च, जिसमें बाहर का ऑर्डर, घर में बनी एक्स्ट्रा डिशेस, फल और तुम्हारी सहेलियों की दावत शामिल है, कुल मिलाकर 28,400 रुपये हुआ। क्या 28,000? माँ जी, आप कहीं गलत तो नहीं जोड़ रही हैं? हमने तो बस थोड़ा थोड़ा ही मंगाया था। हिसाब गलत नहीं है बेटा। 800 की बिरयानी, 500 का पिज्ज़ा, 200 के मशरूम। जब रोज का औसत 1,000 रुपये का होता है तो महीने का इतना ही बैठता है। और अब मेरा हिसाब सुनो रश्मि, मेरी सैलरी 35,000 रुपये है। उसमें से 15,000 घर के खर्च और माँ को जाते हैं। बाकी बचे 20,000 में से तुमने 14,000 अकेले अपने खाने पर उड़ा दिए। अब मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपये बचे हैं। रश्मि, मकान के लोन की किश्त 12,000 रुपये है। अब मैं वो 6,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? क्या मैं बैंक वालों को तुम्हारी बिरयानी खिला दूं? और मेरा हाल देखो शिल्पा, मैंने ऑफिस जाने के लिए जो नई बाइक ली थी उसकी EMI कल जानी है। तुमने और रश्मि ने मिलकर 12,000 के चक्कर में और रेस्टोरेंट के चक्कर में 14,000 यहाँ भी खर्च करवा दिए। मेरे पास पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। क्या मैं पैदल ऑफिस जाऊं? पर हमें लगा कि हम तो बस अपना हिस्सा खा रहे हैं। और मेरी फीस का क्या भाभियों? माँ ने कहा था कि इस महीने फीस भर देंगे, लेकिन अब तो घर का बैलेंस ही माइनस में चला गया है। कॉलेज वाले मेरा नाम काट देंगे। अजय, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना खर्चा हो जाएगा। मुझे लगा हमारे पास बहुत पैसे हैं। पैसे तब होते हैं जब सब मिलकर बचाते हैं। माँ तुम्हें रोकती थी ताकि आज ये दिन ना देखना पड़े, पर तुम्हें तो लगा कि माँ तुम्हारी दुश्मन है। रश्मि, शिल्पा, तुम दोनों अक्सर कहती थी ना कि तुम्हें अलग होना है। अपने पति के पैसे पर तुम्हारा हक है। लो, देख लो अपना हक। अब जब पैसे खत्म हो गए हैं तो क्या तुम अलग रहकर घर का किराया और बिजली का बिल भर पाओगी? रश्मि और शिल्पा की गर्दन शर्म से झुक जाती है। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रश्मि कहती है, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में समझ नहीं आया कि हम क्या कर रहे थे। हमें लगा कि हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पर हम तो अपनों का ही हक मार रहे थे। हाँ माँ जी, हमें आज पता चला कि पैसे देकर खाना कितना मुश्किल है। हमें अलग नहीं होना, हम बहुत बड़ी गुनाहगार हैं। तभी वेदिका उठती है और अलमारी की तरफ जाती है। वो एक छोटी सी गुल्लक और कुछ लिफाफे लेकर आती है। वो उन्हें मेज पर रख देती है और कहती है, ये लो अजय, ये 28,400 रुपये हैं जो इन दोनों ने मुझे दिए थे। मैंने इनमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ये रही तुम्हारी बाइक की किश्त और ये रहे मकान के लोन के पैसे। और नेहा, ये तेरी फीस का लिफाफा। माँ जी, ये पैसे आपने बचा कर रखे थे? हाँ बेटा, ये काफ़ी दिनों से बचाई हुई मेरी पूंजी है जो आज काम आएगी। माँ जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अब से इस घर में वही बनेगा जो आप चाहेंगी। हम वादा करते हैं कि हम एक एक पैसे की कीमत समझेंगे। और इस तरह दोनों बहू को अब पैसे की कीमत का एहसास हो जाता है और उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।